स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल मैथ किंग मेकर कंसेप्ट पे फोकस। तो जैसा कि नाम से ही पता है, कंसेप्ट पे हमारा विशेष ध्यान रहता है। ठीक है, तो आज हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 12th का चैप्टर 9 दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एज वेल एज योर कंसर्न टू योर 12th एग्जामिनेशन एंड योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑल्सो। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है वो पढ़ेंगे, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, फॉर्मेशन कैसे करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की उसके बारे में जानेंगे, और सॉल्यूशन कैसे करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो 3 मेथड यहाँ पे हम पढ़ेंगे, बहुत सारे मेथड है वैसे तो, बट यहाँ पे बेसिकली हम 3 मेथड पढ़ेंगे। ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को पूरी तरह से जानने के लिए, उसके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए मैथ किंग मेकर में, इस लेक्चर को देखते रहिए। ठीक है, सो डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक कंसेप्ट क्या है, देखो कोई भी इक्वेशन इस तरह से अगर लिखी हो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। जी एक्स का मतलब क्या है, जी एक्स का मतलब है जी एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, या इस तरह से लिखी हो सकती है कि डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एफ वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी कि जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है उसी का फंक्शन है ना। यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, सो y का ही फंक्शन ले रहे हैं हम। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ इक्वेशंस आर नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं हम, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही डिफरेंशिएशन हो सकता है, क्या x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन हो सकता है या y के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन हो सकता है। जवाब है नहीं, इसमें बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं वेरिएबल्स जिनमें x के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन हो सकता है, y के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन हो सकता है, मतलब वो सारी टर्म्स यहाँ पे इंक्लूड होगी, बट वो हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ने वाले हैं। उसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें बहुत सारे वेरिएबल्स, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएटिंग टर्म्स होती हैं। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। वो यहाँ चैप्टर में हम स्टडी नहीं करेंगे, वो आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पे आप इसको स्टडी करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, देखो हम एक ही को फोकस करते हैं, एक ही इक्वेशन को, इस वाली को फोकस करते हैं, ऊपर वाली को। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं कि y और x का एक स्पेशल नाम होता है। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल आपको नज़र आ रहे हैं, एक y नज़र आ रहा है और एक x नज़र आ रहा है। ठीक है, अब x को कहते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और y को कहते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल। किस पे डिपेंड है y, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो y किस पे डिपेंड है भाई, y है x पे डिपेंड, क्योंकि y इज इक्वल टू समथिंग मिलेगा आपको, y इज इक्वल टू समथिंग, इस तरह का y कोई फंक्शन होगा। तो अगर हम इसको y को डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये fx है तो fx की जगह पे क्या बन जाएगा, या तो इसको लिख लो f डैश x, तो ये f डैश x बन जाएगा, और f डैश x को मैं क्या लिख सकता हूँ, टर्म्स में सिंपल gx लिख सकता हूँ। तो इसका जो है, इसके पीछे की पिक्चर ये वाली है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो फंक्शन हम लिया हमने y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इसमें y क्या है, y है डिपेंडेंट वेरिएबल। किस पे डिपेंड कर रहा है y, x पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए x को कहते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अभी अगर हम लिखते हैं dx अपॉन dy इज इक्वल टू एफ वाई मान लेते हैं, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x जो रहेगा आपका वो रहेगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे सिनेरियो चेंज हो जाता है, x डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा और y रहेगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ आई बात। तो सबसे मेन चीज यहाँ पे ये समझने की थी कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। अब एक मन में एक और डाउट आ रहा होगा कि क्या ये dy बाई डी एक्स ही रहेगा और आगे डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इक्वेशन ऐसी भी हो सकती है कि dy बाई डी एक्स
स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। इस तरह की भी इक्वेशन हो सकती है, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव भी हो सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव भी हो सकता है, फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव भी हो सकता है, और डिफरेंशिएशन जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसका स्क्वायर भी हो सकता है, उसका क्यूब भी हो सकता है। इवन जो किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव हो उसकी भी क्यूब हो सकती है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह की अगर टर्म्स कहीं पर डी वाई बाई डी एक्स या डी एक्स बाई डी वाई आ रहा है तो उसको कहते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सो डिफरेंशियल इक्वेशन इज नथिंग बट इट इज ए पॉलिनोमियल, यू कैन से। अगर हम डी वाई बाई डी एक्स को हम कैसे लिखते हैं, वाई डैश से लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी, सेकेंड डेरिवेटिव को क्या लिखते हैं, वाई डबल डैश लिखते हैं। सो ये क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन आप इस तरह से समझ भी सकते हो उसको कि डिफरेंशियल इक्वेशन जस्ट एक पॉलिनोमियल है। किसका पॉलिनोमियल है, जो उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट होते हैं उनका पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट में पॉलिनोमियल होता है, तो ऐसी इक्वेशंस को कहते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स की से मिलके अगर कोई पॉलिनोमियल लिखा हमने और उसको इक्वल टू 0 लिख दिया, इक्वेशन के लिए तो इक्वल टू होना चाहिए बीच में जरूर, ठीक है। तो अगर आपका लेफ्ट पार्ट में कोई, यहाँ पे लेफ्ट पार्ट में क्या है, कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, यहाँ पे भी कोई डिफरेंशियल कोफिशिएंट है या फंक्शंस है, ठीक है, या फंक्शंस है। किसके फंक्शन है, जो वेरिएबल लिए हैं आपने उनके फंक्शंस हैं। तो ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं हम, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ओके, अब जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि आगे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे देंगे आपको तो उसमें पूछेंगे आपको ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं शॉर्टकट में डीई लिखूंगा, ठीक है। तो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा उसको कहेंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा उसको कहेंगे हम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिग्री क्या होगी, डिग्री होगी पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उस हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर कितना है उसको कहेंगे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री, ठीक है। ओके, अभी मेरे साथ साथ मैं एक प्रैक्टिस आपको देता हूं, मेरे साथ साथ पहले मैं एग्जांपल आपको सिखा देता हूं कि कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री और ऑर्डर हम फाइंड करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका हमें ऑर्डर बताना है और डिग्री बतानी है, ठीक है। तो अब इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का, 3 आ गया। डिग्री कितनी आ गई, डिग्री का मतलब क्या है, जो हाईएस्ट ऑर्डर है डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो पावर होगी हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव खाली एक ही है यहाँ पे, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। तो इसका जो पावर है, पावर कितनी है इसकी, 1 पावर है। तो डिग्री हो जाएगी इसकी, कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। समझ आई बात। ओके, अभी मेरे साथ साथ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है और कमेंट बॉक्स में जाके मुझे ज़रूर बताएं। मैं अब क्वेश्चंस आपको लिखना शुरू करता हूं, तो कमेंट बॉक्स में, ये आपके लिए जो है प्रैक्टिस है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि जो मैं अभी क्वेश्चंस आपसे पूछने वाला हूं उन क्वेश्चंस का कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दें, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं और हमें उनका डिग्री और ऑर्डर निकालने हैं,
डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्डर कितना है और डिग्री कितनी है। ठीक है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अभी इस वीडियो को पॉज कर दो और आप फाइंड करो कि इसका ऑर्डर डिग्री कितना है। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपने क्या फाइंड किया है, और फिर उसको प्ले करने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि क्या इसका ऑर्डर है, क्या इसका डिग्री है। तो आप चेक कर सकते हो अपना आंसर। ओके, ऑर्डर का मतलब क्या है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है इसमें, 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा अनडाउटली वो हो जाएगा 1। ठीक है, डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो इसका डिग्री जो है वो हो जाएगा 2। सो इट इज पॉसिबल टू हैव डिग्री मोर देन ऑर्डर और ऑर्डर मोर देन डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इन दोनों का आपस में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि भाई ऑर्डर ही बड़ा हो सकता है या डिग्री बड़ी हो सकती है, कोई सा भी दोनों में से बड़ा हो सकता है। ठीक है, अब एक मन में ये क्वेश्चन आता है कि ऑर्डर तो हो गया, क्या डिग्री पॉसिबल है, मतलब हमेशा क्या डिग्री होना जरूरी है। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। ओके, तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस साइन डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ओके, अभी यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 1, तो यहाँ पे जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। बट डिग्री का हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे साइन डी वाई अपॉन डी एक्स एक फंक्शन दिया गया है। क्या फंक्शन दिया है, साइन डी वाई अपॉन डी एक्स। तो आखिर इसका मतलब क्या होता है, जब साइन को हम एक्सपेंड करते हैं, साइन एक्स को जब एक्सपेंड करते हैं तो लिखते हैं एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, ये इस तरह से एक्सपेंड होता चला जाता है। तो अब मुझे ये बताओ कि क्या इसकी कोई लिमिटेशन है, एक्स की पावर तो बढ़ती चली जाएगी, है ना, एक्स की पावर बढ़ती चली जा रही है, तो क्या इसको हम कह सकते हैं कि भाई एक फाइनाइट नंबर पे जाके पावर रुक जाएगी। बिल्कुल नहीं रुकेगी, क्योंकि कहीं पे एक्स की पावर एन आएगी, ये तो इन्फिनिटी तक जा रही है। तो इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, अनडिफाइंड। तो इसकी एक्स की जो पावर हो जाएगी, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स की जो पावर हो जाएंगी वो अनडिफाइंड हो जाएंगी। तो जब डी वाई बाई डी एक्स की पावर अनडिफाइंड हो जाएगी तो हम क्या कह रहे हैं उसको, कि हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होता है उसको कहते हैं हम डिग्री। तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, डी वाई बाई डी एक्स, और इसकी तो पावर ही अनडिफाइंड है। तो इसका मतलब है कि डिग्री जो है वो कैसी हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। समझ आई बात, डिग्री हो जाएगी अनडिफाइंड। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री पॉसिबल हो। ओके, तो आई थिंक ये कि यहाँ से आपके जितने भी डाउट हैं वो सब क्लियर हो गए होंगे। और एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि ऑलवेज जो डिग्री और ऑर्डर है, अगर वो डिफाइंड है तो ऑलवेज इट विल बी पॉजिटिव, हमेशा वो पॉजिटिव रहेगा। कभी भी ऑर्डर और डिग्री आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती है, हमेशा वो पॉजिटिव नंबर ही रहेगा। ठीक है, सो अभी हम यहाँ से फटाफट से क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 आपकी बुक में दिया है, देखो जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिले वहाँ से कर लेना। और ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। थर्ड क्वेश्चन है वाई ट्रिपल डैश वाई स्क्वायर ई टू द पावर वाई सिंगल डैश इज इक्वल टू 0। ओके, अब इनका ऑर्डर और डिग्री हमें बताना है, ऑर्डर बताना है और डिग्री बताना है, ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर और डिग्री। ठीक है, ओके, अब इसमें जो हाईएस्ट पावर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट 1 है, तो नो डाउट इसका जो ऑर्डर हो जाएगा 1 हो जाएगा। हाईएस्ट ऑर्डर का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट उसका हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। इस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 2, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा 2, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर कितना है, यहाँ पे 1 है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 1। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे
3 है। देखो इसका डैश का मतलब भी ऑर्डर से होता है डेरिवेटिव के, तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 3 है, तो इसलिए ऑर्डर इसका 3 हो जाएगा। अब अगेन यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ समझ में आती है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या कंसिडर करना है आपको कि ये जो y ट्रिपल डैश है, क्या है, y ट्रिपल डैश। अभी y ट्रिपल डैश को आपको देखना है कि क्या ये इसमें देखो टर्म्स जो होनी चाहिए ना, नंबर ऑफ टर्म्स जो होनी चाहिए वो डिफाइंड होनी चाहिए, ठीक है। डिग्री एग्जिस्ट करने के लिए जो टर्म्स होनी चाहिए वो डिफाइंड होनी चाहिए। अब ये e टू द पावर y डैश को हम लिख सकते हैं x e टू द पावर x का जो एक्सपेंड करोगे आप, ठीक है, x, तो ये आपका कहाँ तक जाएगा, ये x टू द पावर इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। x की पावर इसमें क्या हो जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है। तो ये कैसा है, ये अनडिफाइंड कह सकते हैं इसको हम, क्योंकि e टू द पावर यहाँ पे क्या है, y डैश है, तो y डैश की जो पावर हो जाएंगी, y डैश पावर कैसी हो जाएंगी, यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। और मैंने क्या बताया आपको कि डिग्री डिफाइंड होने के लिए जो आपकी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका कैसा होना चाहिए, वो एक पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपके, अगर इसको मैं एक्सपेंड करूँगा इस टर्म को, तो इसको एक्सपेंड करने पे ये अनडिफाइंड हो जाएगी, मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हम कह नहीं सकते कि 1 होगी, 2 होगी, 10 होगी, 20 होगी, ये इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है। तो जब ये टर्म जो है इन्फिनिटी तक चली जाती है तो ये y ट्रिपल डैश में आपका पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। पॉलिनोमियल नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसकी डिग्री जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगी। समझ आई बात, डिग्री कैसी हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी आपके पास। ओके, तो अभी आपको क्या करना है कि एक्सरसाइज नंबर 9.1 बिल्कुल इसी सिंपल कंसेप्ट पे बेस्ड है कि ऑर्डर एंड डिग्री। बस आपको ध्यान क्या रखना है इसमें कि ऑर्डर तो होगा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मैं थोड़ा कंक्लूड कर देता हूँ इस लेक्चर को, इस पर्टिकुलर टॉपिक को, ऑर्डर एंड डिग्री। यहाँ पे आपको चीज़ एक ध्यान क्या रखनी है कि जो ऑर्डर होगा वो होगा आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। और दूसरा, डिग्री तभी डिफाइन हो सकती है, डिग्री जो है वो तब डिफाइंड होगी जब उसकी जो सारी की सारी जो ये जो जितने भी डेरिवेटिव वाली जो टर्म्स हैं, डेरिवेटिव वाली टर्म्स आपकी डिफाइंड होनी चाहिए, ठीक है। जिसमें डेरिवेटिव इंक्लूड है, चाहे वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हो, चाहे वो लोअर ऑर्डर डेरिवेटिव हो, ठीक है। वो इक्वेशन क्या होनी चाहिए आपकी, पॉलिनोमियल होनी चाहिए डेरिवेटिव्स के अंदर, ठीक है। डेरिवेटिव्स चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो, चाहे वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो, चाहे वो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो। देखो ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में तो इक्वेशन जो है पॉलिनोमियल है, बट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में ये इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो नॉट ओनली हायर ऑर्डर विल बी कंसिडर्ड बट लोअर ऑर्डर विल आल्सो बी कंसिडर्ड। लोअर ऑर्डर में भी वो जो है पॉलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए, तभी वहाँ पे उसकी डिग्री डिफाइंड होगी। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है आपको। तो एक्सरसाइज 9.1 कर लेना। उसके बाद अगर कोई डाउट आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर पूछें, ठीक है। डाउट्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि किसी सॉल्यूशन, अगर मान लेते हैं कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है या कह रहा है कि भाई ये सॉल्यूशन इसका है कि नहीं है, वो आपको चेक करना है। तो कैसे चेक करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन के बैकग्राउंड में जाते हैं। अगर हम लिख देते हैं कि y = x + 3, एक इक्वेशन हमने मान लिया, ठीक है, y = x + 3। तो ये हम सीखेंगे कि किसी सॉल्यूशन से डिफरेंशियल, ये आगे की चीज़ें सीखेंगे, बट थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगा, dy/dx = 1, dy/dx = 1। तो ये बन जाएगी इसके डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसके डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, इसको x के रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे y बनेगा और यहाँ पे x बनेगा। तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी उसके अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये इसका एक्चुअल सॉल्यूशन है,
इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये एक्चुअल सॉल्यूशन है ना, और ये इसका प्रेडिक्टेड सॉल्यूशन है। प्रेडिक्टेड सॉल्यूशन क्यों कहते हैं इसको कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सॉरी जनरल सॉल्यूशन कहते हैं इसको। इसका नाम जो यहाँ पे दिया है वो दिया है जनरल सॉल्यूशन, और इसका नाम दिया है यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। पर्टिकुलर मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट सॉल्यूशन, और जनरल सॉल्यूशन मतलब जनरली ये जो शो करेगा, ये जो y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी जो शो करेगा, ये आपका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा उनके सेट्स को पूरे शो करेगा, ठीक है। इट इज द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस, जितने भी इसके पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं उन सब का ये सेट है, तो उसको कहते हैं हम जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर हम c की वैल्यू निकाल लेते हैं तो c की वैल्यू निकालने पे हम इसमें रख देंगे इक्वेशन में, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जनरल सॉल्यूशन। तो आपने यहाँ पे देखा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हो सकते हैं। पहले सॉल्यूशन को हम जनरल सॉल्यूशन कहेंगे, दूसरे सॉल्यूशन को हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहेंगे। जनरल सॉल्यूशन के अंदर कुछ आपके कांस्टेंट टर्म्स भी उसमें इंक्लूड रहती हैं, कुछ कांस्टेंट भी रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ोगे तो ये समझ में आया कि जनरल, इसको कहते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। इनको क्या कहते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है, ओके। तो उसको कहते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, ओके। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ और देखी होगी कि जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट है एक, तो इस इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो कितना हो गया, 1 हो गया, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इसमें रहेगा, ओके। तो ये एक रफली यहाँ पे एक आइडिया आपको मिल गया। अभी हमें चेक करना है कि अब हम क्या करेंगे कि वेरीफाई करेंगे, उसने क्या दिया होगा, एक सॉल्यूशन दिया होगा हमें, और हमें वेरीफाई करना है कि क्या ये उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है, ठीक है। तो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं, इसको एग्जांपल्स के थ्रू मैं समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा बहुत आसानी से, ओके। तो अभी हमें क्या करना है, चेक करना है कि जो सॉल्यूशन हमने दिया है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो एग्जांपल नंबर आपका 2 है, वो कहता है कि भाई एक हमारे पास है y इज इक्वल टू e⁻³ ये इसने सॉल्यूशन दिया है, ये फंक्शन है, और हमें देखना है, हमें चेक करना है कि d²y/dx² प्लस dy/dx माइनस 6y इज इक्वल टू 0 का ये सॉल्यूशन है कि नहीं है, हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने का तरीका क्या है कि ये वैल्यूज़ निकाल लो और ये वैल्यूज़ निकाल लो, इस इक्वेशन में रख दो, इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में रख दो, इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये वेरीफाई है, इसका सॉल्यूशन ही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम dy/dx फाइंड करेंगे, तो ये आ जाएगा -3e⁻³ d²y/dx² फाइंड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 9e⁻³ उसमें रख दो सिंपल। रखने पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में रखो तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा 9e⁻³ d²y/dx², dy/dx कितना है -3e⁻³ और -6 y की वैल्यू क्या है e⁻³, ठीक है। ये इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये इसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। तो ये हो जाएगा 9e⁻³ माइनस 3e⁻³ माइनस 6e⁻³, ठीक है। कितना आ गया आंसर, 0 आ गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस y इज इक्वल टू e⁻³ इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन इन्होंने दिया है ये उसका सॉल्यूशन है, ठीक है। सेम कंसेप्ट है, आपको एग्जांपल 3 में भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, ऐसा ही करके देख लोगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, ठीक है। अब हम सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्सरसाइज 9.2 ओनली इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है कि आपको एक फंक्शन दिया होगा और आपको चेक करना है कि वेदर इट इज़ ए सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। तो कंसेप्ट यही है कि आप जितने ऑर्डर के उसमें डेरिवेटिव दिए हैं वो ऑर्डर के डेरिवेटिव फाइंड कर लो डिफरेंशियल इक्वेशन में, उनकी वैल्यू पुट कर दो। अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है।
अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे हमें फॉर्म करनी है। तो मैंने आपको क्या बताया था, एक रफली आइडिया मैंने बताया था आपको कि डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होते हैं, है ना। जैसे हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये एक सॉल्यूशन है और इससे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आई थी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी। तो मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी कि डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं होते हैं, कांस्टेंट टर्म्स आर्बिट्री कांस्टेंट्स नहीं होते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो फंक्शन दिया है उस फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का तरीका क्या है कि आर्बिट्री कांस्टेंट्स को वहाँ से रिमूव करना है। तो अब इस टेक्नोलॉजी को हम सीखेंगे कि कैसे उसको रिमूव करते हैं, ठीक है, वो हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स। इसमें क्या है, आपको एक फैमिली ऑफ कर्व दिया होगा y इज इक्वल टू एम एक्स, वेयर एम इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट, m जो है वो आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो यहाँ से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का मैंने तरीका क्या बताया कि आपको यहाँ पे वेरिएबल कोफिशिएंट, ये सॉरी आर्बिट्री कोफिशिएंट को, आर्बिट्री कांस्टेंट को यहाँ से आपको रिमूव करना है। तो रिमूव करने का तरीका क्या है, डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो क्या करेंगे हम, m की इक्वेशन यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दो, m की वैल्यू, तो m यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू m की जगह मैंने क्या रख दिया, dy बाई डी एक्स इंटू एक्स, ठीक है। m की वैल्यू यहाँ से उठाई, यहाँ पे ट्रांसफर कर दी, तो क्या होगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बच गई, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल रह गए आपके। तो ये हो जाएगी आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। या इसको मैं लिख सकता हूँ dy अपॉन वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स के, ओके, तो यहाँ पे आ जाएगी ये x अपॉन वाई, इस तरह भी मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। लिखने के तरीके हैं, किस तरह भी आप इसको लिख सकते हो। या डी वाई अपॉन डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ y अपॉन एक्स, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, किसी भी तरह आप इसको लिख सकते हो इक्वेशन को। तो मेनली क्या करना है, आपको इक्वेशन बनानी है। या इसको ऐसे भी लिख दो, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो जैसे आपको अच्छी लगे वैसे उसको लिखा जा सकता है, ओके। आपकी बुक में जो दिया है वो ऐसे दिया है, मैं उस बुक के हिसाब से लिख देता हूँ आपको, ठीक है। एक्स डी वाई इस तरह लिखा है, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। तो किसी भी तरीके से इनको लिखा जा सकता है। अब तो ये चीज़ पढ़ी हमने कि जिसमें एक वेरिएबल, एक आर्बिट्री कांस्टेंट था, उसको हमने कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया। अब हम देख लेते हैं कि जिसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट हों तो उससे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनानी है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एग्जाम्पल 5 क्या कहता है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स। एक फैमिली ऑफ कर्व्स दिया है, y इज इक्वल टू a साइन x प्लस b, ठीक है, वेयर a एंड b आर आर्बिट्री कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो मिनिमम आपको 2 डिफरेंशिएशन तो करने ही पड़ेंगे और a और b को रिमूव करना है वहाँ से। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a कोस x प्लस b, ठीक है। अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस a साइन x प्लस b, ठीक है। अब क्या करोगे आप, a साइन x प्लस b की जगह पे क्या रख दोगे, y को रख दोगे। तो ये इक्वेशन आ जाएगी माइनस वाई या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मेकिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर है। ओके, अब एग्जांपल नंबर 6 देख लेते हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना। कंसेप्ट क्या है, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल है मिनिमम आपको उतने तो डिफरेंशिएशन करने ही पड़ेंगे,
एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग फोकी ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट द ओरिजिन। देखो जिसका फोकी एक्स एक्सिस पे होगा तो वो इलिप्स कैसे बनेंगे, वो ऐसे बनेंगे, सेंटर इनका सबका ओरिजिन है और सबके फोकी किस पे हैं, एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, तो ऐसा इक्वेशन कैसा होता है भाई, ऐसा इक्वेशन जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर, इलिप्स का इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको इस सॉल्यूशन से, इस फंक्शन से आपको निकालनी है डिफरेंशियल इक्वेशन। डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएट करो इसको, तो आ जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर 2y अपॉन बी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है। अब 3 अनदर इसको डिफरेंशिएट करो सेकेंड टाइम, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, दो डेरिवेटिव, दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा, 2 बाई ए स्क्वायर प्लस 2 बाई बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने ले लिया कांस्टेंट। अब क्या बचा हमारे पास, वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, इसमें हम लगाएंगे मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला। तो y एज इट इज सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज, और y का डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। मैं इसको स्क्वायर लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कौन सी आ गई आपकी, थर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करोगे आप, आपको क्या करना है, ए स्क्वायर की वैल्यू रखनी है और बी स्क्वायर की वैल्यू रखनी है ना। तो ए स्क्वायर की वैल्यू और बी स्क्वायर की वैल्यू रख के यहाँ से हमें, देखो अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर हम 2 अपॉन ए स्क्वायर में यहाँ ये वैल्यू रख देते हैं, ये वाली वैल्यू, ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास जो है बी स्क्वायर वाली इक्वेशन बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। खाली आपके पास बी स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर आपने रिमूव कर दिया। ठीक है, बी स्क्वायर बच गया और यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लोगे और सिंपली यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू और बी स्क्वायर की वैल्यू, दोनों वैल्यू यहाँ पे रखनी है। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से रखोगे आप, यहाँ से रखोगे, इस वाली थर्ड इक्वेशन से। 2 बाई ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी। तो आपने अभी क्या आ गया, आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई और बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। वो वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है फर्स्ट इक्वेशन में। तो इस तरह से आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, भैया मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है। तो जो फाइनल इक्वेशन बनेगी, फाइनल इक्वेशन जो बनेगी आपकी, वो बनेगी एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। कई तरीक़ों से इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, ये इट्स नॉट ए पॉइंट ऑफ कंसर्न, आप कैसे भी इसको सोल्व करो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करनी है आपको, यहाँ पुट करोगे तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। ओके, तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 में क्या है कि उसने दिया है कि जो सर्कल की फैमिली है वो फैमिली क्या करती है, टच करती है ओरिजिन को, ओरिजिन मतलब 0 0 पे टच करेगी। तो ऐसे सर्कल का इक्वेशन क्या बनेगा वो हमें सबसे पहले सोचना है। ऐसी फैमिली का इक्वेशन क्या बनेगा, देखो अगर इस सर्कल का रेडियस a है तो इसका जो सेंटर हो जाएगा वो 0a हो जाएगा। अगर इस सर्कल की रेडियस a है तो सेंटर 0a, इस सर्कल की रेडियस a है तो सेंटर 0a हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सर्कल का जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, x माइनस 0 स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay। डिफरेंशिएट करो, एक आर्बिट्री कांस्टेंट आया आपके पास तो वन टाइम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2a डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको मान ले, अब यहाँ से क्या करना है आपको, 2a की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। ठीक है, 2a की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। कहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है। ठीक है, तो 2a की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, या यहाँ से निकाल लो। 2a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई आ जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल टू 2a। तो 2a यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो तो ये बनेगा 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन
वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब क्या करो, इसको उधर ले जाओ तो ये बनेगा 2x इधर रह जाएगा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर कॉमन ले लो। ठीक है, इसमें से और इस वाली टर्म में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे। अब देखो क्या है, सिंपल, इसमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है इसको, तो सिंप्लीफाई आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। तो डी वाई बाई डी एक्स, वाई यहाँ पे एलसीएम आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। अब ये बचा है आपका 2xy, इसको y को ले जाओ इधर, तो हो जाएगा 2xy इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस का वाई स्क्वायर बचेगा, तो इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिख दोगे आप 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इस तरह से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। ओके, अब देख लेते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 8। ये 8 दिया है पैराबोला के ऊपर, तो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो आपका कोनिक सेक्शन जो चैप्टर है, कोनिक सेक्शन चैप्टर आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। अगर वो अच्छे से प्रिपेयर होगा तभी आप इस लेक्चर को समझ पाओगे। ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को तभी कर पाओगे, क्योंकि ये सिंपली क्या दे देता है कि फैमिली ऑफ पैराबोला, फैमिली ऑफ सर्किल, फैमिली ऑफ एलिप्स, तो वो आपको इक्वेशन पता होगी, उसका बेसिक कंसेप्ट पता होगा तभी लिख पाओगे। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ पैराबोलास हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन। पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे है, यानी कि यहाँ पे, एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्सिस उसका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। तो ये पैराबोला हो सकता है, ये पैराबोला हो सकता है, ये पैराबोला हो सकता है, ये पैराबोला हो सकता है। तो ऐसे पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये आपने फैमिली ऑफ कर्व्स का इक्वेशन आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करो, यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट है, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4a। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। 4a की वैल्यू यहाँ से उठाओ, यहाँ रख दो, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a की वैल्यू क्या है, 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स। ठीक है, y से एक y कैंसिल हो जाएगा, तो y अपॉन 2x इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो पैराबोला का जो इक्वेशन आ गया, सॉरी, जो इससे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म किया हमने, वो डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाला फॉर्म किया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y माइनस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। जैसे आप चाहो ऐसे लिख सकते हो। आपकी बुक में ये वाला दिया है सेकंड वाला, तो मैंने इस तरह लिख दिया। अब आपको क्या करना है, एक्सरसाइज नंबर 9.3 आपको यहाँ से कंप्लीट करनी है। कोई अगर डाउट आते हैं, देखो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट हो मिनिमम उतने नंबर ऑफ इक्वेशन आपको बनानी है, और उन इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए आपको आर्बिट्री कांस्टेंट फाइंड करके इक्वेशंस के अंदर पुट कर देने हैं, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। सिर्फ यहाँ जो आपके सिलेबस में है वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन सिर्फ आपको यहाँ पे इस लेक्चर में पढ़ाई जाने वाली है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। उसके लिए जो पहला मेथड है आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड। कौन सा मेथड है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या करना है कि जो डेरिवेटिव्स होंगे, जैसे डी वाई है तो डी वाई के साथ हम क्या करेंगे, वाई को लिख लेंगे, और डी एक्स के साथ हम एक्स की टर्म्स को लिख लेंगे। तो वहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज़ होता है। एग्जाम्पल कैसे हैं मैं आपको सिखा देता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 ले लेते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो ये क्या है कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन 2 माइनस वाई, जहाँ पे y की वैल्यू 2 के बराबर नहीं है। y अगर 2 के बराबर हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अभी हमें इसको सोल्व करना है। सोल्व करने का तरीका मैंने क्या बताया, वेरिएबल सेपरेबल। तो x को x के साथ लिखेंगे, y को y के साथ लिखेंगे, dy के साथ लिखेंगे। तो मैंने लिख दिया 2 माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ।
वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या मतलब होता है कि डी वाई के साथ वाई का फंक्शन ले लो और एक्स के साथ एक्स का फंक्शन ले लो, एक्स वाली टर्म्स जो है एक्स कंटेनिंग टर्म्स है उनको लिख लो, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दो। तो 2 का इंटीग्रेशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो 2y आएगा, y का इंटीग्रेशन करेंगे y² आएगा। अब देखो इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम इधर भी ऐड कर सकते हैं, इधर भी ऐड कर सकते हैं, कहीं भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर दो, उसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है तो उसको एक ही बार ऐड करेंगे, ऐसा नहीं यहाँ पे c1 ऐड कर दिया और यहाँ पे c2 ऐड कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। x² प्लस एक्स और यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन कांस्टेंट एक ऐड कर दिया c, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, सबको उधर ले जाओ या अकेला इधर c रख लो, c को उधर लिखो इधर लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, c को यहाँ लिख लो, सब उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा x² y² प्लस एक्स माइनस 2y, ठीक है, इज इक्वल टू c। ओके, अब यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, x² प्लस y² प्लस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 2c, ठीक है, 2c आ गया। अब इस 2c की जगह पे या तो 2c रहने दो या इसको d भी लिख सकते हो, ठीक है, प्लस d इज इक्वल टू 0, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये बन गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है वो सॉल्यूशन आ गया। d इधर लिख लो या उधर लिख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सिर्फ एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है, इसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, यहाँ लिखो वहाँ लिखो नो प्रॉब्लम। तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है वो वाला फंक्शन, अभी जो पीछे हमने पढ़ा है पिछली एक्सरसाइज में वो क्या पढ़ा था कि सॉल्यूशन से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें वो सॉल्यूशन अचीव करना है। तो मैंने आपको जब सॉल्यूशन पढ़ाए थे 2 तरह के सॉल्यूशन बताए थे, एक जनरल सॉल्यूशन बताया था, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताया था। सो दिस इज अ जनरल सॉल्यूशन नॉट ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड है, ठीक है, कांस्टेंट ऐड है तो इसकी वैल्यू आर्बिट्री है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो इसको कहेंगे हम जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड को कैसे यूज़ करते हुए हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करना है, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल मैं आपको लेके बताता हूँ। देखो इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट से कन्फ्यूज़न होने वाली बात नहीं है, इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना आपको। एक और एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको और पिक्चर क्लियर हो जाएगी, बहुत सिंपल मेथड है, ओके। एक और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा एक एग्जांपल, डिफ़िकल्ट तो इसमें है ही नहीं, सब सिंपल सारे ही एग्जांपल है सब। अब एक एग्जांपल 14 ले लेते हैं, ठीक है। 14th एग्जांपल में थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल यूज़ दिखाया गया है। 14th एग्जांपल क्या कहता है, इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, ठीक है। तो रेट कहते हैं उसको जो 5% पर ईयर जो इंक्रीज हो रहा है उसको क्या कहते हैं। तो प्रिंसिपल किसके रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है, प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो 5% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में वो 5% इंक्रीज हो रहा है, ओके। इन हाउ मेनी ईयर्स ₹10,000 डबल इटसेल्फ। हमें यहाँ पे टी की वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें के जो अमाउंट हो जाए वो अमाउंट कितनी हो जाए, 2p हो जाए। अगर प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे p था तो वो कितनी हो जानी चाहिए, a की वैल्यू 2p, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल मिला के उसका डबल हो जाना चाहिए। तो हमें t की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हमें क्या दिया है उसने हमें क्या दिया है कि dp/dt, जो dp/dt है वो कितना % पे बढ़ रहा है, 5% पे बढ़ रहा है, ठीक है। तो 5% का मतलब क्या होता है, 5% ऑफ p। भाई प्रिंसिपल अमाउंट जो टाइम के साथ बढ़ रहा है उसका रेट उसने क्या दिया है, 5% पर एनम दिया है, ठीक है। तो पर एनम मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में है। तो dp/dt इज इक्वल टू 5% ऑफ p, ये उसने दिया है। तो 5% ऑफ p का मतलब क्या है, 5p/100,
100। इसको अगर परसेंटेज को हम चेंज करें तो क्या आ जाएगा, 5p/100 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा p/20। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि dp/dt इज इक्वल टू p/20। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, क्योंकि हमें p की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, वेरिएबल सेपरेबल लगाओ, dp/p इज इक्वल टू dt/20। ठीक है, dp/p इज इक्वल टू dt/20। इसको इंटीग्रेट करेंगे हम तो 1/p dp क्या हो जाएगा, log p इज इक्वल टू t/20 प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमने ऐड कर दिया c। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा कैसा सॉल्यूशन आ गया, ये हमारा आ गया जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन आ गया हमारे पास, अब हम इससे निकालेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो यह हम इसको कह सकते हैं, देखो इसको हम ये हमारा बेस कैसा होता है, e होता है। तो अब हम इसको चेंज करके क्या लिख सकते हैं कि p इज इक्वल टू e टू द पावर t/20 प्लस c। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं p को, है ना, लोगरिथमिक यूज़ करते हुए कि p इज इक्वल टू e टू द पावर t/20 प्लस c। अब देखो वो क्या कह रहा है कि अब यहाँ से हमें इसकी c की वैल्यू निकालनी है, जो उसने कंडीशन दी है उन कंडीशंस का यूज़ करते हुए हमें c की वैल्यू निकालनी है। तो वो क्या कह रहा है कि देखो जिस टाइम पे t की वैल्यू 0 थी, एट t इज इक्वल टू 0, तब p की वैल्यू कितनी थी, 1000। भाई जब उसने स्टार्टिंग में जो पैसा लिया था बैंक से, तो वो कितना लिया था, 1000। उस टाइम पे t की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। तब तक तो कोई भी टाइम हुआ नहीं था। तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ यूज़ करते हम c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो p की वैल्यू कितनी है, 1000 है, इज इक्वल टू e टू द पावर t की वैल्यू 0, तो आ जाएगा 0 प्लस c। तो यहाँ पे आ गया e टू द पावर c इज इक्वल टू 1000। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, e टू द पावर c की वैल्यू क्या रख देंगे, 1000 रख देंगे। ठीक है, तो मैं अब इसको देखो क्या लिख सकता हूँ, ये जो p इज इक्वल टू e टू द पावर t/20, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ e टू द पावर c। ऐसे लिखा जा सकता है इसको, है ना, इस वाली टर्म को। तो अब मैं e टू द पावर c की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1000 लिख सकता हूँ। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी आपकी, इक्वेशन बन जाएगी p इज इक्वल टू 1000 e टू द पावर t/20। ये इक्वेशन बन गई। अब वो क्या कह रहा है कि हमें वो टाइम फाइंड करना है जिस टाइम में जो p है वो उसका डबल हो जाए। ठीक है, तो एट t इज इक्वल टू t, मान लेते हैं कि t इज इक्वल टू t पे p की वैल्यू जो है वो 2p हो जाती है। तो वो t हमें फाइंड करना है, कैपिटल T। तो p की वैल्यू रखेंगे हम 2p इज इक्वल टू 1000 e टू द पावर t/20, है ना। अब इसको हमें सोल्व कर लेना है। p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में क्या ली थी, 1000 ली थी। तो यहाँ पे p की वैल्यू रख दो, 2 इंटू 1000 इज इक्वल टू 1000 e टू द पावर t/20। 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया e टू द पावर t/20 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब ये e उधर जाके क्या बनेगा, log बनेगा, दोनों तरफ का log ले लेंगे। तो ये बचेगा t/20 इज इक्वल टू log 2 बेस e हो जाएगा। तो t की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 20 log 2। तो ये है इसका प्रैक्टिकल यूज़। ठीक है, तो वो टाइम जिसमें उसका प्रिंसिपल अमाउंट उसका डबल हो जाएगा, वो टाइम कितना होगा, t इज इक्वल टू 20 log 2। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे हमने सीखा कि हम किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब हम एक मेथड पढ़ेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है कि जो आपकी x और y वाले जो फंक्शन होंगे, उसमें जो x और y की वैल्यू होगी
जो ऑर्डर होगा x और y का वो ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन को कहते हैं हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे। x माइनस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y। ठीक है, इसको अब देखो कहीं कहीं वो कह देगा कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सोल्व करो। कहीं कहीं आपको खुद पता करना पड़ेगा कि क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो उसका कैसे पता करते हैं हम, उसको थोड़ा देख लो। तो हम इसको क्या करेंगे कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लिख देंगे एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई। तो अभी हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, देखो x की पावर कितनी है 1 है, y की पावर कितनी है 1 है। ठीक है, तो दोनों की पावर कितनी हो गई 1 हो गई, और यहाँ पे भी दोनों की पावर कितनी है 1 है। तो ये क्या है कि ये इक्वेशन को हम कहेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उनकी जो पावर है टर्म्स की वो सेम पावर होनी चाहिए। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता था कि एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ऐसे भी हो सकता था। तो ऊपर वाली टर्म की पावर कितनी है 2 है, नीचे वाली टर्म की पावर कितनी है, डिग्री कितनी है 2 है ना। तो डिग्री जो है वो सेम होनी चाहिए दोनों की, तो तब हम कहते हैं कि इसको कहेंगे हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पहली चीज़ आपको ये समझना जरूरी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें x को जो है x से डिवाइड कर दो, दोनों अप एंड डाउन को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर दो। तो हमारा काम क्या है कि इसको सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है हमें। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब हमें इसको सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, x से डिवाइड कर देंगे, तो ये बनेगा 1 प्लस 2y अपॉन एक्स और 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, अब y अपॉन एक्स की जगह पे हम क्या रख देंगे, हम कुछ वैल्यू रख देंगे जिसको नॉर्मली आपकी बुक में जो है v लिखा है। अब हम क्या करेंगे, तो y इज इक्वल टू एक्स वी हो जाएगा। इसको dy बाई डी एक्स में करो तो क्या बनेगा, x dv बाई डी एक्स और प्लस v। तो हम क्या कर सकते हैं कि dy बाई डी एक्स की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, x dv अपॉन डी एक्स प्लस v लिखना पड़ेगा। तो dy बाई डी एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, x dv अपॉन डी एक्स प्लस v इज इक्वल टू 1 प्लस 2v और 1 माइनस v। तो अभी आप देख रहे हो आप कि ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, x और v में कन्वर्ट हो गई। पहले किस में थी, x और y में कन्वर्ट थी, x और y में थी। अब इसका बेनिफिट क्या है, क्यों हमने इसको कन्वर्ट किया, जिससे कि हम इसको अगेन वेरिएबल सेपरेबल मेथड में ला सकें, इसीलिए हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया है। कैसे लेके आएंगे इसको, x dv अपॉन डी एक्स, v को उधर ले जाओ तो हो जाएगा 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v माइनस v। यहाँ पे 1 माइनस वी एलसीएम, ये हो जाएगा 1 प्लस 2v माइनस v प्लस वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस v अपॉन 1 माइनस v। अब देखो इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाएंगे इसमें, इसको ले जाओ उधर, इसको ले जाओ इधर, तो हो जाएगा 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। तो अब ये देखो इक्वेशन कैसी बन गई आपकी, यहाँ पे dv आ जाएगा। ये इक्वेशन बन गई आपकी वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन। अब इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज़ करते हुए हम इसको कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देख लेते हैं। और फाइनली हमने क्या करना है कि v की वैल्यू को ट्रांसफॉर्म कर देना है। तो इसको देख लेते हैं कैसे इसको सोल्व करते हैं। सिंपल देखो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है इसका। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ये देखो इंटीग्रेशन इसका कैसे करना है वो मैंने आपको पहले ही मैं सिखा चुका हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ सिर्फ डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ। किसी को अगर डाउट है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है तो वो मेरे इंटीग्रेशन के चैप्टर, इंटीग्रेशन के मैंने 4 लेक्चर अपलोड किए हैं। तो इंटीग्रेशन वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देख लीजिए कैसे इसको इंटीग्रेट किया है। तो वो पार्ट मैं यहाँ पे नहीं सिखाने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो सिंपली हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और इंटीग्रेशन करने पे जो वैल्यू आएगी वो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसका इंटीग्रेशन जब हो जाएगा तो उसका बड़ा लंबा सा आंसर आएगा 1/2 log
वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 प्लस 1/2, इसका जो है log इसको इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1, ठीक है। एक तो ये आ जाएगा और एक आएगा इसका माइनस √3 tan इनवर्स 2v प्लस 1 अपॉन √3, ठीक है। और इधर बचेगा आपका log x, ठीक है। ये यहाँ पे ये माइनस आएगा और ये प्लस आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जब इंटीग्रेट करोगे तो ये वैल्यूज आपकी आ जाएंगी। अब इनमें क्या करना है कि v की जगह पे आपको क्या रखना है, क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन आपका किस में था, x और y में था। तो v की जगह पे क्या रख दोगे आप, v की जगह पे y अपॉन x रख दोगे। तो y अपॉन x रखने पे सिंपल फिर उसमें कैलकुलेशन करनी है और मैं फाइनल आंसर आपका लिख देता हूँ। मेन क्या है, हमें कंसेप्ट को समझना है बस। log x स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3 tan इनवर्स x प्लस 2y अपॉन √3x प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशंस हैं इसमें, बट दैट इज़ ए पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन, वो चीज़ आपको खुद करनी है। कोई अगर डाउट आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करें, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अभी इस पे बेस्ड एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हालांकि अब करने की ज़रूरत नहीं है, अब इजीली आप कर सकते हो। बस इसमें मेन पार्ट क्या है आपका, इंटीग्रेशन वाला पार्ट है कि इंटीग्रेशन आपका मजबूत होना चाहिए, तो आप इजीली इस क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। ओके, मैं सिर्फ आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करके सिर्फ बता देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 16 है, x cos y बाई एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y cos y बाई एक्स प्लस एक्स। तो इसको क्या करोगे आप, x से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा cos y बाई एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा y बाई एक्स cos y बाई एक्स प्लस 1, ठीक है। अब क्या करना है, y बाई एक्स इज इक्वल टू v रख दो, तो ये हो जाएगा cos v dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। क्या पुट करनी पड़ेगी, v प्लस एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स की जगह v cos v प्लस 1, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा के कर सकते हो, ठीक है। आंसर फिर लास्ट में जब v आए, v बचेगा, v और x में आंसर आ जाएगा, तो वहाँ पे v की वैल्यू को y अपॉन एक्स पुट कर देना है। तो ये क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। थोड़ा सा बस इंटीग्रेशन पार्ट जो है आपका मजबूत होना चाहिए। एक्सरसाइज नंबर 9.5 आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। अब हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले उसको जानना जरूरी है, ठीक है। तो दो तरह की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और आपको याद रहे हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी हो सकती है, पहले उसको समझना जरूरी है। पी वाई इज इक्वल टू क्यू, एक तो ये हो सकती है, और एक हो सकती है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। इस तरह की इक्वेशंस के कम थ्रू अगर आप आ रहे हो तो ये इस तरह की इक्वेशंस को कहते हैं हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे p की वैल्यू इस इक्वेशन में p जो है वो फंक्शन किसका होना चाहिए, p फंक्शन होना चाहिए x का। तो p इज इक्वल टू जी एक्स मान लो और q इज इक्वल टू मान लो एफ एक्स, ठीक है। मतलब कहने का है कि p और q जो दोनों फंक्शन होने चाहिए वो x के फंक्शन होने चाहिए, ठीक है। और इस इक्वेशन में जो p और वो होने चाहिए y के फंक्शन। समझ आई बात, p और q जो फंक्शन इस कंडीशन में रहेंगे वो y के फंक्शन रहेंगे। तो यहाँ पे हमें कैसे इसको करना है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, ओके।
तो सिंपल सा टर्म है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे सबसे पहले हमें निकालना है, एक वर्ड होता है उसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको यहाँ पे निकालना है सबसे पहले इस इक्वेशन का। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो होता है e⁻p dx, ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इस इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो जाएगा। इस इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इस इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e⁻p dy। ठीक है, क्योंकि p किसका फंक्शन है, py का फंक्शन है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस कंडीशन में हो जाएगा e⁻p dy। ठीक है, अब इसका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालने का तरीका है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया उसको लिखेंगे इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में, और इसको करेंगे हम इंटीग्रेट, और एक लिख देंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस तरह से आएगा ऊपर वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन। सिमिलर क्या मुझे बता सकते हो कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किसका रहेगा, dy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन रहेगा, और एक आएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में होनी चाहिए, अगर नहीं है इस फॉर्मेट में तो आपको इस फॉर्मेट में उसको बनाना है। ठीक है, ओके, चलिए अब इसको हम देख लेते हैं 2-4 एग्जांपल्स के थ्रू कि कैसे ये होगा। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 19 है dy/dx माइनस वाई इज इक्वल टू कोस एक्स। ठीक है, अब ये कौन से वाला फॉर्मेट है, dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। p और q किसके फंक्शन है, x के फंक्शन है। तो यहाँ पे जब इससे कंपेयर करेंगे हम, तो p की वैल्यू क्या है, -1 है, q की वैल्यू क्या है, कोस एक्स है। ठीक है, p और q की वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e⁻p dx, तो ये आ जाएगा e⁻−x, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसका इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, और प्लस एक कांस्टेंट। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e⁻−x, q की वैल्यू क्या है, कोस एक्स इंटू e⁻−x dx प्लस c। अच्छा, अब ये है इंटीग्रेशन का पार्ट। अगेन फिर इसको मैं नहीं बताऊंगा कैसे इसको इंटीग्रेट करना है, वो मैं बहुत पहले सिखा चुका हूँ। तो मैं इसको डायरेक्ट में इसका आंसर लिख देता हूँ, y इंटू e⁻−x। इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन करने पे वैल्यू आ जाएगी sin x माइनस कोस एक्स बाई 2 e⁻−x प्लस c। ठीक है, अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, e⁻−x से डिवाइड कर दो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, sin x माइनस कोस एक्स बाई 2 प्लस c e⁻x। ठीक है, तो इस तरह से हमें सॉल्यूशन निकालना है। ओके, तो ये यूज़ करते हुए हम इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। अब देखो कई बार क्या होगा, आपसे पूछेगा कि इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है। जनरल सॉल्यूशन निकालना हम सीख गए, अब हम सीखेंगे इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकलता है। तो उसमें क्या है, आपको कंडीशन देगा वो। ठीक है, जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन पढ़ा था वेरिएबल सेपरेबल मेथड में, उसमें आपको दिया था कि भाई कितने टाइम के बाद वो अपनी प्रिंसिपल अमाउंट का डबल हो जाएगा, वो कंडीशन दी थी ना। तो यहाँ पे इसी तरह की कुछ कंडीशन देगा, जैसे तो हम उसको भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 22 आपका दिया है, उसमें क्या दिया है कि dy/dx प्लस y कोट x इज इक्वल टू 2x प्लस x स्क्वायर, और x की वैल्यू 0 नहीं होगी
क्यों जीरो नहीं होगी? क्योंकि कॉट जीरो की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, तो इनफाइनाइट बन जाएगा फंक्शन। तो इसमें आपको कंडीशन क्या दी है कि y इज इक्वल टू जब जीरो है तो x की वैल्यू है π/2। तो इस कंडीशन का यूज़ करते हुए आपको जो लास्ट में हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाते हैं वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। तो हम अभी जो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं वो सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन आ रहा है। क्यों जनरल सॉल्यूशन आ रहा है? क्योंकि वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट के साथ आ रहा है। अगर उस इंटीग्रेशन कांस्टेंट को हम रिमूव कर देते हैं विद दिस कंडीशन, जो कंडीशन वहाँ पे दी है, तो हमारा सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा? हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब ये वाली इक्वेशन कैसी है आपकी? dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस तरह की इक्वेशन है। p की वैल्यू क्या है? cot x, q की वैल्यू क्या है? 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसके सॉल्यूशन में नहीं घुसूंगा, मैं सिर्फ आपको सिंपल ये समझाने की, कंडीशन समझाने का मेरा विचार है। तो इसको नॉर्मली आप जैसे मैंने बताया इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के और फिर सॉल्यूशन निकाल के आप इसको इजीली कर सकते हो। तो मैं सिर्फ सिंपल क्या लिख देता हूँ, इसका सॉल्यूशन लिख देता हूँ। तो सॉल्यूशन आ जाएगा इसका y sin x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, ये सॉल्यूशन आ गया। अब ये क्या कहता है कि भाई y इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो y इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू π/2 है, तो रख दो y इज इक्वल टू 0 रखो, x की वैल्यू π/2 रखो। तो देखते हैं क्या बनेगा। x की वैल्यू π/2 रख दी, इसका स्क्वायर साइन π/2 और प्लस सी। तो c की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? ये तो 0 हो जाएगा, तो साइन π/2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो c की वैल्यू कितनी है? -π²/4 आ जाएगी c की वैल्यू। ठीक है, c की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, तो ये आपका आ जाएगा सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस π²/4। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये बन गया आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन में आपसे पूछेगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में भी। ठीक है, ओके। तो अब इसके बाद आपको करनी है एक्सरसाइज नंबर 9.6। 9.6 भी आप आसानी से कर सकते हो, बहुत इजीली हो जाएगी। ठीक है, कोई डाउट आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करिए। कुछ आपके सजेशन है, सुझाव हैं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके मुझे दें, अप्रिसिएबल होंगे और मोटिवेशन भी मिलेगा अगली वीडियो बनाने के लिए। तो देखते रहिए मैथ किंग मेकर। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कंसेप्ट पे फोकस रहता है हमारा। ठीक है, तो कंसेप्ट समझने के लिए ज़रूर इस चैनल को विजिट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, जिससे आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच मैथ किंग मेकर के साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद।